नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आपको जैसा पता है कि अचानक अमेरिका ने और इंग्लैंड ने मिल करके और 5 देशों का अलायंस कहा जा रहा है, लेकिन मेनली अमेरिका और इंग्लैंड के प्लेन्स थे, फाइटर प्लेन्स, जिन्होंने यमन के ऊपर हमला किया। उस कड़ी में एंटनी ब्लिंकन का फ़ोन इंडिया भी आया था, जयशंकर साहब से भी बात हुई थी। उसके बाद जयशंकर साहब अचानक ईरान गए और वहाँ कुछ बातचीत हुई। तो समस्या ये है कि तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2 हॉट वॉर दुनिया में चल रहे हैं, एक यूक्रेन और दूसरा इज़राइल। तीसरी एक ये जो गल्फ ऑफ एडन या रेड सी वाला जो रीजन है, इसके अंदर हूतियों ने एक आतंक मचा रखा है और मर्चेंट शिपिंग जो है उसको टारगेट किया हुआ है। और एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति भी बनी हुई है। चाइना और रशिया एक साइड में है, अमेरिका एक साइड में है। टेंशन की स्थिति बनी हुई है। उधर चाइना का फिलीपींस से झगड़ा चल रहा है, तनाव चल रहा है। ताइवान को लेकर के भी उनके कुछ समस्याएं हैं और वहाँ पे भी चाइना को झटका ये लगा है कि ताइवान में जो वहाँ की पार्टी है डीपीपी, जो करंट उनकी प्रेसिडेंट हैं, उनकी पार्टी है और ये पार्टी बेसिकली बिल्कुल एंटी चाइना है। उसकी ओपोजिशन में जो दूसरी पार्टी है वो प्रो चाइना है। तो बाइडन, ये जिनपिंग साहब की ये उम्मीद थी कि वो दूसरी वाली पार्टी जीत के आ जाएगी और प्रो चाइना पार्टी आ जाएगी तो हम उसके साथ कुछ ना कुछ हिसाब किताब जमा लेंगे ताइवान को लेके, बिना किसी लड़ाई के कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह करके, और ताइवान के ऊपर कुछ प्रभुत्व हम बना पाएंगे। तो उनकी वो जो चाइना को पक्ष लेने वाली पार्टी थी वो चुनाव हार गई, तो ताइवान वापस वो एंटी चाइना मोड में चलेगा। और अभी जो प्रेसिडेंट आए हैं ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। इनकी पोजीशन जो है वो पिछली वाली, वो साई इंग वेंग जो पिछली प्रेसिडेंट थी, लेडी थी, उनसे भी ज़्यादा कट्टर एंटी चाइना आदमी हैं ये। तो ये एक स्थिति बनी हुई है दुनिया की। और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई कहीं युद्ध हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका फाइनेंशियली भी बड़ी टाइट पोजीशन में आ गया है और अफगानिस्तान से वो हार के निकले हैं। उसके बाद अभी यूक्रेन में उनकी हार हुई है एक तरीके से, क्योंकि यूक्रेन में भी इनके जो कैलकुलेशंस थे सारे फेल हो गए और ये इस मूड में थे कि रशिया को ये लोग इतना इकोनॉमिकली डैमेज कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे कि वो युद्ध लड़ना, सैंक्शंस लगे होना, सब कुछ होगा तो रशिया बहुत कमजोर हो जाएगा। हुआ उसका उल्टा है। रशिया ने भरपूर तेल बेचा है, सब कुछ किया है, रशिया फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया है और यूक्रेन के ऊपर एक जीत लेकर के वो एक डोमिनेंट पोजीशन में है, मतलब मोटिवेटेड है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पोजीशन देखी जाए तो अमेरिका की गवर्नमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग थोड़ा डिमोटिवेटेड हैं कि इनको अफगानिस्तान में भी एक ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा है और उसके बाद यूक्रेन की भी वही हालत हुई है कि डिफीट टाइप की हुई है और रशिया को ये कमजोर करने चले थे। हो ये गया है कि यूरोप के अंदर इकोनॉमिक एक कैटास्ट्रॉफी आ गई है, उनकी हालत खराब हो रही है और इकोनॉमिक हालात यूरोप के अंदर बिगड़ने लगे हैं कई देशों के। बहुत सारे देशों में जो लेफ्ट लीनिंग या लिबरल गवर्नमेंट्स थी, चुनाव हुए हैं और वो चुनावों में वो सरकारें गिर गई हैं और जो अब लोग आ रहे हैं वो राष्ट्रवादी और कट्टरपंथी किस्म के लोग आ रहे हैं। तो पूरी वो लॉबी ही डिस्टर्ब हो रही है वेस्ट की। अब ऐसे हालात में जब मैं कह रहा हूं कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा अगर, और खास तौर से ये मिडिल ईस्ट के एरिया में, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, यहां पे अगर युद्ध होता है तो आप समझ लो कि ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। अब अमेरिका के अंदर ये बात होने लगी है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फायदा किसका है। उस केस में फायदा होता है रशिया को, फायदा होता है ईरान को। और ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो नुकसान किसका होगा। तो इस समय महंगे ऑयल प्राइसेस से सबसे ज्यादा खौफ में आ जाता है यूरोप, क्योंकि यूरोप की जो चीप एनर्जी की सप्लाई थी रशिया से वो खत्म हो चुकी है।
उनको ऑलरेडी महंगे दामों पे तेल वगैरह लेना पड़ रहा है। ऐसे में और प्राइस बढ़ेगा तो उनकी इकोनॉमी और तेजी से चरमराएगी। तो अमेरिका भी नहीं चाहता है। फिर ये अचानक से इन लोगों ने ये अटैक वटैक किया क्यों? और भारत में जयशंकर साहब को क्यों फोन किया? उसके बाद अटैक होता है, उसके बाद जयशंकर साहब अचानक 5-7 घंटे की ईरान विजिट पे जाते हैं। तो चक्कर क्या है? और इसमें अब एक कहानी नई सुनाई दे रही है, और वो हमारे मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने, सबने उस कहानी को गायब करके रखा हुआ है। ये कहानी रिपोर्ट हुई है रशियन मीडिया में। रशियन मीडिया का दावा यह है कि उन्होंने 3 जनवरी को कीव के अंदर बहुत हैवी मिसाइल अटैक किया था, जिसमें उन्होंने 20 मिसाइलें फायर की थी रशिया ने। कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है, और 20 मिसाइलों का टारगेट जो है वो एक बिल्डिंग थी। अब सोचिए आप कि एक ही बिल्डिंग, उसके चारों तरफ, उसके ऊपर 20 मिसाइलें फायर करने का क्या मतलब हो सकता है? अब रशिया और रशियन मीडिया का ये दावा है कि उस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड उसमें एक बंकर था, और उस बंकर के अंदर उस समय जेलेंस्की और उसके साथ अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, ये मौजूद थे, और इस अटैक में ये दोनों मारे गए। अच्छा, हम लोग बहुत समय से ये समझ के चल रहे थे कि इस समय रशिया जो है वो किसी भी हालत में जेलेंस्की को एलिमिनेट करना चाहता है, क्योंकि रशिया को ऐसा लगता है कि जब तक जेलेंस्की रहेगा तब तक ना ये युद्ध खत्म होगा और ना किसी तरीके का ढंग का नेगोशिएशन हो पाएगा जैसा रशिया चाहता है। तो जेलेंस्की तो उसके टारगेट में था, लेकिन लॉयड ऑस्टिन साथ में थे। ये इंटेलिजेंस कैसे लीक हुई, कैसे रशिया को मिल गई, और कैसे उन्होंने जानबूझ करके टारगेट कर दिया? अमेरिका के अंदर भी अब ये बातें होने लगी हैं कि लॉयड ऑस्टिन कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में पहले एक खबर आई अमेरिका की तरफ से कि नहीं जी, उनको प्रोस्टेट कैंसर था, और प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो गया, तो वो सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, और कुछ दिनों में ठीक होके बाहर आएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि लॉयड ऑस्टिन जो है वो यमन वाले जो ऑपरेशंस हैं उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस टाइप का। लेकिन अभी तक लॉयड ऑस्टिन दिखाई नहीं दिए हैं, उनकी कोई मतलब फोटोज वीडियोस सामने आए नहीं हैं कि जिसमें वो दिखाई दें हॉस्पिटलाइज हैं तो, या जैसा भी है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद उस खबर से ध्यान हटाने के लिए अचानक से इन लोगों ने यमन पे अटैक किए, बॉम्बिंग की, और करीब 100 मिसाइलें फायर की हैं इन लोगों ने। उसके अलावा एयरक्राफ्ट से अटैक किया है 2 दिन 3 दिन, और 100-150 ठिकानों पे हुतीज के अटैक किया गया है। हो सकता है कि इंडिया से रिक्वेस्ट की गई हो कि ईरान से बोला जाए कि ये जो हो रहा है यमन के ऊपर अटैक, इसके रिटेलिएशन में ईरान कुछ बड़ा कदम ना उठाए अमेरिका या अमेरिकन शिप्स या बाकी लोगों के खिलाफ। तो और हो सकता है जयशंकर जी भी यही कम्युनिकेट करने के लिए गए हों कि अमेरिका शायद लॉयड ऑस्टिन की डेथ का मामला कवर अप करने के लिए ऐसा कर रहा है, और ईरान को समझाने के लिए बोला गया हो उनको, और भारत ने वो रोल किया हो ताकि ईरान कुछ जवाब में करके और वॉर को एस्केलेट न कर दे। और वॉर सच में हो गया तो ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, और इससे पूरी दुनिया में मतलब डिस्टेबलाइजेशन वाली हालत आएगी। वैसे भी इकोनॉमीज ज्यादातर देशों की मतलब डामाडोल हैं। भारत के लिए भी ये नुकसान की बात है। भारत इकोनॉमी के लिहाज से तो अच्छा चल रहा है, ग्रोथ पे है, सब कुछ है, लेकिन महंगे तेल से नुकसान तो होता ही है। हमारी भी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सकती है। तो इस सिनारियो में, और दूसरा जो ये आपका गल्फ ऑफ एडन और रेड सी वाला इलाका है, ये भारत के बिल्कुल पैरेलल है, बाजू में है। अगर आप
देखेंगे तो बस समंदर के इस तरफ इंडिया है और उस तरफ ये है, और वो समंदर भी कोई बहुत ऐसे लंबा चौड़ा नहीं है, एक शॉर्ट सा डिस्टेंस है, नैरो सी स्ट्रिप है। तो भारत भी नहीं चाहेगा कि हमारे ही पड़ोस के अंदर कोई बड़ा वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि इससे दूसरा क्या है कि हम लोगों का भी जो पूरी ऑयल की सप्लाई आती है वो इसी रूट से आती है। अब बाकी लोग हैं, जैसे चाइना है, चाइना तो मान लीजिए कि इधर उधर से घूम करके निकल जाएगा, साउथ अफ्रीका से घूमते हुए वो श्रीलंका के नीचे से निकल भी जाएंगे इस एरिया से दूर रह के। लेकिन आप अगर नक्शा देखेंगे तो यमन के ठीक सामने हमारा गोवा और बॉम्बे का एरिया पड़ता है। तो हमारी तो पूरी शिप्स की सप्लाईज जो है, ऑयल की सप्लाई, वो इधर ही आती है मोस्टली, क्योंकि हमारी तो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो हैं वो जामनगर और अहमदाबाद और ये सूरत, इन सब एरियाज में लगी हुई हैं गुजरात में। और वहां तक अगर शिप्स को जाना है तो वो इसी रास्ते से होकर के गुजरना है। तो अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को एक झटका लगा है, और शायद ये खबर सही है कि लॉयड ऑस्टिन रशिया के अटैक में मारे गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है कि हाँ, लॉयड ऑस्टिन वहां मारे गए हैं। अमेरिका एक ऐसी हालत में फंसा हुआ है कि आज मतलब सोचिए कि एक जमाने का सुपर पावर, और आज उसको ऐसा घेर के फंसा लिया गया है चारों तरफ से कि उनका डिफेंस मिनिस्टर, अगर मतलब ये अगर खबर सही है रशिया की, और होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर 3 जनवरी को आप न्यूज़ में सर्च करेंगे तो कीव पे एक बड़ा हमला हुआ है, और कीव को अभी तक रूस अवॉइड कर रहा था, वहां कोई मेजर अटैक कर नहीं रहा था। कीव यूक्रेन की राजधानी है, उसके बावजूद वहां कोई अटैक कर नहीं रहा था रशिया। लेकिन ये हमला जो होता है 3 जनवरी को, ये बहुत प्रिसाइज अटैक था, और 20 मिसाइलें एक बिल्डिंग के ऊपर फायर करना, जबकि एक मिसाइल ही पर्याप्त होती है एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर देने के लिए। लेकिन शायद रशिया को इंटेलिजेंस था कि बिल्डिंग है और बिल्डिंग के काफी नीचे बंकर बना हुआ है और उसके अंदर ये लोग हैं, और इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 20 मिसाइलें वहां फायर की हैं, ताकि गड्ढा होता जाए और वो बंकर तक मिसाइल हिट कर पाए। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अगर ये हुआ है तो अमेरिका के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सी स्थिति है कि पहली चीज तो इंटेलिजेंस फेलियर है कि अमेरिका जैसी कंट्री का डिफेंस सेक्रेटरी रशिया के अंदर, मतलब यूक्रेन के अंदर वॉर जोन में जाकर के सीक्रेट उसमें विजिट पे गया हुआ था, बैठा हुआ था, और उसकी वहां मौजूदगी जो है, उस प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन रशियंस को लग गई। तो ये एक मतलब खतरनाक सी स्थिति बन करके सामने आ रही है। और रशिया के ये अगर ऐसा है और ये साबित हो जाता है तो अमेरिका के लिए तीसरा बड़ा एम्बेरसमेंट होगा। पहला अफगानिस्तान से निकलना, उसके बाद यूक्रेन में हार का सामना करना, और तीसरा फिर ये कि आपका डिफेंस सेक्रेटरी भी ऐसी स्थिति में मारा जाता है। और अमेरिका के अंदर ये इलेक्शन ईयर है, चुनाव का साल है। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि रशियंस इसको बचा के रखे हैं इस इंफॉर्मेशन को, और वो इसको लीक करेंगे ताकि अमेरिकन इलेक्शंस के पहले वो वहां पे उथल पुथल मचा सके। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है और ये सिचुएशन है तो एक सोचने वाली बात है अमेरिका के लिए। और अगर यमन की स्ट्राइक्स उन्होंने इसको कवर, इस न्यूज को या इस चीज को कवर अप करने के लिए की थी, तो हम लोगों को अगले कुछ दिनों में फिर शांति दिखाई देगी कि अमेरिका पीछे हट जाएगा और स्ट्राइक्स बंद कर देगा। और 2-4 दिन के लिए उन्होंने एक वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन घुमाया है इस तरफ, ताकि ये न्यूज़ जो है ये डिस्कस ना हो पाए। तो सोशल मीडिया के अंदर भी अभी तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंडिया की तो कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस वॉर को रोका जाए, क्योंकि इससे भारत को भी नुकसान होगा। और वॉर की स्थिति मतलब यूरोप,
अमेरिका सभी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर वॉर हो जाता है तो इससे फायदा होता है ईरान को, फायदा होता है रशिया को, और कुछ हद तक फायदा होता है चाइना को। चाइना को तो इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही बहुत तेजी से, तो वो चाहते हैं कि उसी स्पीड से बाकी दुनिया की भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, वरना चाइना की जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगी। रशिया और ईरान की जहां तक बात है तो ये ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ये चाहेंगे कि वॉर हो जाए जिसके कारण तेल के दाम जो हैं वो 100 से सवा 100 बैरल पहुंच जाएं, $100 से सवा $100 बैरल पे पहुंच जाएं। तो दोनों की एक वो है, रशिया की और ईरान की इच्छा है कि वॉर हो। वहीं अमेरिका और यूरोप की जो हालत है वो ऐसी खराब है कि यूक्रेन वॉर में इन लोगों ने गोला बारूद हथियार सब झोंक दिया था अपना, और उसके बाद अभी इसराइल हमास वाली लड़ाई में भी काफ़ी वेपन वगैरह की सप्लाई अमेरिका और उन्होंने की है, यूरोप ने। तो इनकी अभी लड़ने की कैपेसिटी मिलिट्री के लिहाज से नहीं है। दूसरा, इकोनॉमी के लिहाज से भी बात की जाए तो अमेरिका की भी हालत खराब है। उनके यहाँ भी डेट बेस्ड इकोनॉमी हो गई है, और आज वो जब तक लोन्स नहीं ले लेते हैं, डेट नहीं ले लेते हैं, तब तक उनकी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाती है, इकोनॉमी चल नहीं पाती है। तो ऐसी हालत में डेट के ऊपर वॉर लड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर जो डेट का बर्डन है वो बहुत हैवी हो चुका है, और कहा जा रहा है कि साल का उनको $1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। मतलब जो कर्ज है उस पर ब्याज वगैरह और किस्तें वगैरह चुकाने में, सब करने में उनको $1 ट्रिलियन का खर्चा साल का लग रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके अलावा उनको हर साल डेट पे डेट लेना पड़ रहा है, ट्रिलियंस में वो भी पहुंचता जा रहा है। आंकड़ा जो है खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है उनकी जीडीपी के लिहाज से। मतलब जीडीपी जितनी है अमेरिका की, उससे काफ़ी ऊपर डेट पहुंच चुका है। तो ऐसी हालत में एक और वॉर फाइनेंस करना और उसको सस्टेन कर पाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल काम है। और यूरोप की भी यही हालत है कि एक तो उनके गोला बारूद और हथियार खाली हैं, और दूसरा इकोनॉमी उनकी भी चरमराई हुई है। तो वो भी इसमें कुछ करने की पोजीशन में ज़्यादा है नहीं। और जैसा मैंने बोला आपको कि ईरान और रशिया वो तो चाहते हैं कि एक वॉर हो जाए, तेल के दाम बढ़ जाएं और उनकी कमाई बढ़ जाएगी। चाइना जो है वो चाह रहा है कि क्योंकि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही, उसके यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं और कंपनियां भाग रही हैं देश छोड़ करके, तो चाइना की भी कोशिश यही है कि वॉर को कंटिन्यू करवा दिया जाए, ताकि हम मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली पोजीशन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी एक डेंजरस सी स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर इस टाइप का कुछ घटना हुई है यूक्रेन में, कीव में, कि जिसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की हत्या हो गई है या मारे गए हैं, तो ये एक सीरियस इशू है। और अगर ये न्यूज़ बाहर आ जाती है और अमेरिका में इसको डिस्कशन होने लगता है, तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि इसका बदला लिया जाए। तो ये एक दूसरी डेंजरस पोजीशन बनेगी। तो लेट अस सी क्या होता है आगे। लेट अस होप कि कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बिगड़े ना। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।